जी नजरीन। सबसे पहले M.T. लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे हटक का सलाम। अच्छा जी नजरीन, जैसे कि आपको पता होगा, हम लोगों ने जो डिस्कशन शुरू की थी वो फ्लाई ऐश के ऊपर थी। जो लेक्चर और नंबर 4.1 पार्ट ए बी और सी वगैरह, ये तीन लेक्चर हमने डिस्कस किए थे। जो सबसे पहला पार्ट था उसमें हमने जो फ्लाई ऐश का स्टैंडर्ड है उसी को एक्सप्लोर किया था कि इसका कितना इम्पेक्ट है, इसकी कंपोजिशन क्या हो सकती है, इनकी एप्लीकेशन वगैरह क्या है इसमें कंक्रीट में। उसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था जो 4.1 पार्ट ए में। और पार्ट बी में हमने थोड़ा जो पाकिस्तान में इनके ऊपर रिसर्च हुआ है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के ऊपर उसी को मैंने थोड़ा 5 साल का जो रिसर्च वर्क था, तो ये 2001 से लेकर 2025 तक, उसको मैंने बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रेंथ के लिए कितने परसेंट हम रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हैं, और इसके अलावा अगर हमने ड्यूरेबिलिटी को देखना है तो इनके लिए हम कितने परसेंट करवा देते हैं। अच्छा, ये तो हमने कर दिया। अच्छा, जो इसका पार्ट सी था उसमें हमने एक अर्थ मटेरियल जो सिनस्फेयर फ्लाई ऐश के नाम से, कोई नई चीज तो नहीं है, वो भी इसी का सब पार्ट था। उसी को हमने एक्सप्लोर करवाया कि ये क्या होता है, कि क्या क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें कौन कौन सी चीजें इनमें, जो इम्प्रूवमेंट वगैरह कंक्रीट में करवा सकते हैं इनका, वो हमने बड़ी डिटेल डिटेल से को भी एक्सप्लेन किया है जो पार्ट सी है इसमें। और मुझे ये भी मालूम है कि आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, और जो आपके ध्यान में जो सवाल है, वो भी मुझे पता है कि आपके ध्यान में ज़रूर ये सवाल आएगा कि हमने अगर फ्लाई ऐश से एक चीज़ हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो एक अलग मटेरियल के तौर पर ट्रीट कर लेते हैं, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो फ्लाई ऐश है और जो सिनोस्फेयर फ्लाई ऐश है, इसमें फ़र्क क्या है। ये भी बड़ी टेक्निकल बात है। तो आज की जो सेशन है इसमें मैं कुल इश्यू के ऊपर बात करूंगा कि कौन कौन से पैरामीटर है जो इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों के स्ट्रक्चर में हो गया एप्लीकेशन में। उसी को एक्सप्लोर कर लेते हैं। आइए चलते हैं उसी को explore। जी नजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली फ्लाई ऐश वर्स सिनोस्फेयर फ्लाई ऐश। इसमें जो की डिफरेंस है उसी को हम एक्सप्लेन कर लेंगे। अच्छा, जो इसमें सबसे पहले वाला है वो है ऑरिजिन। ऑरिजिन में सबसे पहले हम फ्लाई ऐश की बात कर लेते हैं। ये फ्लाई ऐश जो है प्रोड्यूस इज अ बाई प्रोडक्ट व्हेन पल्वराइज्ड कोल इज बर्न इन थर्मल पावर प्लांट। जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि जब कोयला वगैरह को, कोई भी जो थर्मल प्लांट है, इलेक्ट्रिक थर्मल पावर प्लांट वगैरह, इसमें कोयला वगैरह से जो प्लांट चलते हैं, उसी से उसी को जो हम जला लेते हैं तो इससे जो डस्ट वगैरह निकल जाता है, ये उसी का बाई प्रोडक्ट है, उसी से हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कलेक्टेड यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर बिग फिल्टर। अच्छा, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर ये एक डिवाइस है जो आमतौर पर हम यूज करते हैं। जो एयर में अगर स्मोक वगैरह हो या कोई और फाइन पार्टिकल वगैरह कलेक्ट करना हो, उसी से हम इसे फ्लाई ऐश को कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या है, शॉर्टकट। ये जो फाइन पार्टिकल होते हैं ये पहले इनको चार्ज कर लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देते हैं। फिर जो डिवाइस के अंदर एक प्लेट लगी होती है, वो अपोजिट चार्ज से उनको अट्रैक्ट कर लेती है, ताकि वो इनकी जो में है, कलेक्शन में है, इससे ज़्यादा इशू ना हो, आसानी से वो कलेक्ट कर सकते। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट है इसमें कंटेन अ मिक्स ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, इरेगुलर पार्टिकल, अनबाउंड कार्बन एंड सिनोस्फेयर। जो जैसे पहले में मैंने बता दिया था कि ये एक मेन जो ऐसे समझ लो फ्लाई ऐश है, उसमें स्फेरिकल पार्टिकल भी होती है, इरेगुलर पार्टिकल भी होती है, अनबाउंड कार्बन भी होता है इसमें, सिनोस्फेयर भी होता है इसमें। तो ये एक मिक्सचर होता है इसमें, मिक्स पार्टिकल होती है। ये तो हो गया फ्लाई ऐश। और जो हम दूसरी साइड हम एथेनोस्फेयर की बात करते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट है कि फॉर्म विद इन फ्लाई ऐश ड्यूरिंग कंबस्शन।
तो ये अंडरस्टूड बात है, जाहिर बात है, हम फ्लाई एश से इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये विद इन फ्लाई एश वगैरह हाँ ये बन जाता है। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है वो क्रिएटेड व्हेन ट्रैप गैसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन इनसाइड molten ash particle expand फॉर्मिंग हॉलो स्फेरिकल शेल। अच्छा, ये जो बनता है ये बेसिकली फ्लाई ऐश के अंदर से बनता है। जो फ्लाई ऐश के कुछ पार्टिकल होते हैं इसमें, वो पार्टिकल के अंदर जो है उसमें गैस वगैरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन वगैरह है, हो प्रेशर हो या कोई और रीजन हो, इनकी वजह से ये पार्टिकल के अंदर जो है ये इसमें पेनिट्रेट कर लेता है। इनकी वजह से ये जो इनोस्फेयर की बात हम कर रहे हैं, ये पार्टिकल वगैरह इसके अंदर डिवेलप होते हैं, जिसको हमने पहले भी बोला था कि ये अंदर से हालो होता है, बिल्कुल हाली होता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। जो तीसरा है वो है एक्सट्रैक्टेड लेटर यूजिंग वेट सेपरेशन बिकॉज इनोस्फेयर फ्लोट ऑन वाटर। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट है वो यह है कि हम इसको आसानी से हम इसको वेट सेपरेशन से इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इनोस्फेयर, क्योंकि ये थोड़ा डेंसिटी इनकी कम होती है, तो ये ऊपर फ्लोट कर लेता है आम फ्लाई एश के मुकाबले में। तो ये तो एक पहला पॉइंट है ओरिजिन में, ये इसमें डिफरेंसेस ये है। जो जो दूसरा पॉइंट है उसका वो है पार्टिकल स्ट्रक्चर। पार्टिकल स्ट्रक्चर में हम पहले फ्लाई एश की बात कर लेते हैं। जो फ्लाई एश है इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मोस्टली सॉलिड और सेमी सॉलिड पार्टिकल, मतलब वो सॉलिड शक्ल में होता है, या सेमी सॉलिड, या जैसे बोल सकते हैं इससे। जो दूसरा पॉइंट है इसमें कंटेन बोथ स्फेरिकल एंड इरेगुलर शेप, जैसे पहले भी हमने बता दिया था कि इसमें दोनों होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, रेगुलरली शेप भी होता है। अच्छा, जो इसका तीसरा पॉइंट है वाइड पार्टिकल साइज रेंज। इसका जो पार्टिकल साइज रेंज है 1 to 100 माइक्रोन है, मतलब इसमें पार्टिकल जो पाया जाता है 1 से लेकर 100 माइक्रोन के डायमीटर तक, जो पार्टिकल के इनके डायमीटर है, यहाँ तक इनके इसमें जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें वाइड वेराइटी इसमें पाई जाती है। अच्छा, जब दूसरी साइड पे हम अगर सिनोस्फेयर को देखें, तो पहला पॉइंट जो है वो कह रहा है ये हालो है, परफेक्टली स्फेरिकल माइक्रोस्फेयर है। जो फ्लाई इस में हमने बोला कि इसमें स्फेरिकल भी है और इरेगुलर भी है, लेकिन जो फेनोस्फेयर है वो हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली स्फेरिकल शेप में होगा। दूसरा पॉइंट है वो है थिन शेल मेड ऑफ सिलिका प्लस एलुमिना। जो इनका जो पतला सा जो इनका शेल होता है या कवर, मतलब वो सिलिका और एलुमिना के ऊपर मुश्तमिल है इनका। तो जो साइज लार्जर इन साइज, जैसे 50 to 500 माइक्रोन, मतलब वो इसी वाइड वेराइटी में, ऐसे समझ लो कि ये वाइड वेराइटी में है, और ज्यादा फाइन पार्टिकल भी है, और फाइन पार्टिकल इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट साइज डायमीटर की, वो भी इनसे ज्यादा है लाइएस्ट का। जो आखिरी हमारे पास इनका पॉइंट है वो है वेरी कंट्रोल यूनिफॉर्म शेप बेटर फ्लोएबिलिटी। जो इनका शेप है वो बिल्कुल स्फेरिकल, परफेक्टली स्फेरिकल है, जो फ्लोएबिलिटी में हमें बड़ा इनका हेल्प आ जाता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया पार्टिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, जो तीसरा है वो है डेंसिटी एंड वेट। अच्छा, अगर फ्लाइज की बात कर ले, जो फ्लाइज की हमारे पास डेंसिटी है उनका रेंज है 2.1 से लेकर 2.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। और जो दूसरा है इसका बल्क डेंसिटी, वो हमारे पास है 700 से लेकर 1100 kg पर क्यूबिक मीटर है इसमें। अच्छा, इसको थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो ना, डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में अगर थोड़ा टेक्निकल फर्क ये है, जब हम डेंसिटी की बात कर लेते हैं तो हम बिल्कुल प्योरली सॉलिड पार्टिकल, तो फ्लाइज के जो सॉलिड पार्टिकल है उसी की डेंसिटी ये मैयर जो और वैल्यू है ये उसी की है। जब हम बल्क डेंसिटी की बात कर लेते हैं, इसमें हमारे पास तो सॉलिड है, और सॉलिड के अलावा अगर इसमें वाइड है कोई, दरमियान में कोई स्पेस वगैरह, वो भी शामिल है। मतलब जो ऊपर वाला डेंसिटी है वो प्योरली सॉलिड है, और जो बल्क डेंसिटी की बात करते हैं इसमें जो सॉलिड प्लस जो वाइड वगैरह आ जाते हैं उनका भी इसमें शामिल है। तो ये हमारे पास फ्लाइश होगी। अच्छा, सिमिलरली अगर हम सेनोस्फेयर की बात कर ले, तो उनकी डेंसिटी है वो 0.2 से 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो काफी कम है तो फ्लाइश के मुकाबले में। अच्छा, जो दूसरी चीज है इसमें फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू वेरी लो डेंसिटी। अच्छा, जो लो डेंसिटी कम है इनकी वजह से ये पानी के ऊपर तैरता है।
जब जो बल्क डेंसिटी है इनका कितना है, 300 से लेकर 400 kg पर क्यूबिक मीटर है इसमें इसका। अच्छा, जो नॉर्मली हम अगर इसको कंसिडर कर ले, जो सेनोस्फेयर है वो हमारे पास जो 4 to 10 टाइम जो है लाइटर देन नॉर्मल फ्लाई ऐश है, जो हमारे पास इनकी वेट है, या यूँ समझ ले, ये 4 to 10 टाइम जो है हमारे पास लाइटर है फ्लाई। ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारे पास। जो चौथा है, इसमें केमिकल कंपोजिशन है। बेसिक जो फ्लाई ऐश है इसमें सिलिका ऑक्साइड है, इसमें 40 to 60% है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है 20 to 30%, सिमिलरली आयरन ऑक्साइड 5 to 20%, कैल्शियम ऑक्साइड 1 to 10%, ग्लास अन इग्निशन अनबर्न कार्बन, मतलब इसमें कुछ अनबर्न कार्बन होते हैं, अगर हम इसको चला लेते इसमें थोड़ा फर्क आ जाता है इसके वॉल्यूम और वेट में। और दूसरी साइड पे अगर हम सिनोस्फेयर की बात कर लेते हैं, उसमें जो सिलिक ऑक्साइड है वो 55 से लेकर 65 के दरमियान है। सिमिलरली जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उनका 25 से 35 के दरमियान है। और जो इसके अलावा इसमें आयरन और कैल्शियम ऑक्साइड है वो बहुत कम है, इसमें कोई स्पेसिफिक लिमिट तो उसने नहीं बताई, लेकिन क्वांटिटी इसमें परसेंटेज बहुत कम है। जो चौथा पॉइंट है, ऑलमोस्ट नो अनबर्न क्ले, मतलब जो हमने ना अनबर्न कार्बन, जो जैसे हमने पहले बोला था कि इसमें अनबर्न कार्बन होता है इसमें फ्लाई ऐश में, इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। जो आखिरी पॉइंट है, हाई प्योरिटी सेरामिक लाइक मटेरियल, वो बिल्कुल चमकदार किस्म का सेरामिक टाइप का बड़ी चमकदार मटेरियल है। तो ये हमारे पास जो चौथा पॉइंट है वो इनका केमिकल कंपोजिशन में फर्क है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम फ्लैश की बात कर लेते हैं पहले। वो है मॉडरेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन में, तो जहाँ से हाई स्ट्रेंथ नहीं होती, ना ज़्यादा लो होती, बल्कि मॉडरेट अगर स्ट्रेंथ है इसमें हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे इनकी प्रॉपर्टीज है फ्लाइश की, वो इंक्रीज वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है उसमें पॉज़्नोनिक एक्टिविटी है, रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पॉज़्नोनिक एक्टिविटी जैसे पहले मैंने बोला था कि पॉज़्नोनिक एक्टिविटी हम उसी को बोलते हैं कि अगर वो इंडिविजुअली है तो इसके अंदर कोई इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती, लेकिन अगर हम किसी दूसरी चीज के साथ मिला के, तो इनका दूसरे जो केमिकल वगैरह है इनके साथ जो रिएक्शन होता है, उसी के रिएक्शन की वजह से उसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। जिस तरह इधर जिक्र किया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनके साथ इनकी रिएक्शन होता है। जो चौथा पॉइंट है वो मोस्टली ग्रे कलर है, ग्रे कलर है बिल्कुल। हाँ, अब आते हैं सिनोस्फेयर की तरफ। जो इनकी फिजिकल कौन से प्रॉपर्टीज है, जो सबसे पहला है वो है लाइट वेट बट स्ट्रांग ड्यू टू सेरामिक शेल। लाइट वेट है, मतलब जो हमने डेंसिटी की बात की थी, इसकी डेंसिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से ये थोड़ा लाइट वेट है दूसरे पाइस के मुकाबले। अगर हम कंक्रीट बनवाते हैं, और दूसरा जो सिरेमिक है बिल्कुल स्ट्रांग सख्त। तो जो दूसरा पॉइंट है वो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अप टू 4000 प्लस psi, मतलब जो हमने फ्लाइश की बात की थी वहाँ पर डेड कम स्ट्रेंथ के लिए थी, तो सिनोस्फेयर जो है वो हम हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हाई थर्मल इंसुलेशन, जो इनका स्ट्रक्चर हालो स्ट्रक्चर है, तो जाहिर बात है इनमें जो टेम्परेचर वगैरह का है इसमें काफ़ी फर्क पड़ जाता है अगर आप कंक्रीट यूज करते हैं। थर्मल इंसुलेशन में इनका बड़ा इम्पेक्ट है। चौथा पॉइंट है हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक का। हाई रेजिस्टेंस हम इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा फाइन पार्टिकल है, तो इसकी जो कंक्रीट की परमेबिलिटी है वो कम कर लेता है। परमेबिलिटी कम हो तो जाहिर सी बात है ड्यूरेबिलिटी के ऊपर इनका इम्पेक्ट डायरेक्ट आ जाता है। तो जो केमिकल अगर इनके ऊपर कोई अटैक वगैरह है कंक्रीट के ऊपर, तो इसके प्रोबेबिलिटी को कम कर देता है। जो आखिरी पॉइंट है ऑफ वाइट और लाइट ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर या ऑफ वाइट कलर में अक्सर नॉर्मल कलर है उसी में ये पाया जाता है। तो ये हमारे पास पांच हो गए। जो छठा पॉइंट है हमारे पास एप्लीकेशन में है, जब हम फ्लाइश की बात कर लेते हैं, तो हम सीमेंट में इनकी रिप्लेसमेंट जैसे हमने पहले भी पढ़ा था 10 to 30% नॉर्मली हम कर लेते हैं। इसके अलावा कंक्रीट मिक्स डिजाइन में, अगर हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन में कोई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ चाहिए, तो इनके लिए अगर हमने मटेरियल को डिजाइन करना है कि सीमेंट को कितना लेना है, एग्रीगेट को कौन सा यूज करना है, तो इसमें हम इसी को यूज कर सकते हैं फ्लाई ऐश को। इसके अलावा ब्रेक्स और ब्लैक्स वगैरह में भी बन जाते हैं। जो एम्बेकमेंट फिल है
जो रोड वगैरह के साथ अगर हमने किसी सेलिंग वगैरह करवानी साइड में, तो वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो साइल स्टेबलाइजेशन है, बाज़ औक़ात जो अगर लो कास्ट हाउसिंग करनी है जहाँ पे हमें ज़्यादा खर्चा वगैरह ना हो, तो वहाँ पे अगर साइल वगैरह कमज़ोर है तो साइल में अगर स्ट्रेंथ वगैरह लाने के लिए तो इसी फ्लाई ऐश को भी हम यूज़ कर सकते हैं सीमेंट के कॉम्बिनेशन के साथ, ताकि इसमें जो थोड़ा वो सेन की जो स्ट्रेंथ वगैरह आ जाता है साइल के अंदर। इसके अलावा जो आखिरी इनका एप्लीकेशन है वो रोड सब बेस के ऊपर है। तो सब ग्रेड है जो नेचुरल ग्राउंड है, इसके ऊपर जो हम रोड में लेयर डालते हैं सब बेस का, उसी में भी हम यूज कर सकते हैं। चाहिए तो हो गई फ्लाइज की। अब आते हैं सेनोस्फेयर की। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो हाई वैल्यू एडवांस मटेरियल एप्लीकेशन है। तो जो हमारे पास बड़ी सोफिस्टिकेटेड या जो हाई क्लास के स्ट्रक्चर है उसमें हम यूज कर सकते हैं, जिसमें लाइट वेट एग्री कंक्रीट हो गया, रिफ्रैक्टरी कस्टेबल हो गए। रिफ्रैक्टरी कस्टेबल बेसिकली हम हीट रेजिस्टेंट कंक्रीट को बोल सकते हैं। जो हमारे पास ऐसे इंडस्ट्रीज ऑयल एंड गैस हो गए या स्टील के इंडस्ट्री जहाँ पे हम बिल्डिंग वगैरह हम जो स्ट्रक्चर वगैरह बन जाते हैं वहाँ पे हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए, मतलब नॉर्मल कंक्रीट के बने, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा होते हैं। या जहाँ पे जो हमारे पास रोटरी केलन वगैरह लगे होते हैं जिसमें टेम्परेचर वगैरह हाई मेंटेन करना पड़ता है, वहां पे जो हम स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं उसी में हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये थर्मल इंसुलेशन के लिए बेस्ट है। इसके अलावा जो पॉलीमर कंपोजिट है जिसमें प्लास्टिक वगैरह को सीमेंटिंग मिक्सचर यूज करते हैं, इसके अलावा इसमें हम फाइबर वगैरह डालते हैं स्ट्रेंथ वगैरह डालना के लिए, तो उसी पॉलीमर कंपोजिट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑटो एंड एरोस्पेस मटेरियल है जिसमें गाड़ी वगैरह के डिफरेंट पार्ट वगैरह जो फाइबर के बने होते हैं, उसी में भी इनका इस्तेमाल है। सिमिलरली मेरीन स्ट्रक्चर हो गया, थर्मल इंसुलेशन वगैरह। जो आखिरी वाला है इसमें 3D प्रिंटिंग एंड फिलर। 3D प्रिंटिंग एंड फिलर ये थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि इसमें हम एडिटिव मटेरियल से सब कुछ बना लेता है, मतलब इसमें कटिंग नहीं होती। जो डिजिटल लाइक मॉडल है मशीन की मदद से उसी मॉडल को हम प्रैक्टिकली लेयर की शक्ल में कंटिन्यूअसली हम इसको का फिजिकल शेप या फिजिकल इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें। चाहिए तो एप्लीकेशन में फर्क हो गया दोनों। तो आखिर में नोट में मैंने लिखा है कि फेयर आर वैल्यू 20 to 50% मोर देन द नॉर्मल फ्लाई ऐश। तो इनकी वैल्यू थोड़ा ज्यादा होती है 20 to 50%, अगर हम फ्लाई ऐश के मुकाबले में इनका कंपैरिजन कर ले। जो फेयर है वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मटेरियल है हमारे पास। तो ये तो एप्लीकेशन में हो गया इनका। जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है उसका है एक्सट्रैक्शन और अवेलेबिलिटी। सिर्फ फ्लाई की अगर हम बात कर लें तो लार्ज क्वांटिटी में, अगर मैं कंट्री की बात करूँ इंडिया और पाकिस्तान में मिलियन ऑफ टन एनुअली जो हम हमारे पास प्रोडक्शन होती है, जो थर्मल पावर प्लांट है इसमें ये जो है ज़्यादातर इनकी प्रोडक्शन होती है मिलियन ऑफ टन में। और जो इसकी कलेक्शन है वो तरीका भी बड़ी ज़बरदस्त आसान है, हमारे पास डिवाइस वगैरह है जिसे हम करवा सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम सिनोस्फेयर की बात कर लें तो सिनोस्फेयर जो है ये ओनली 1 to 2% अप्लाई एश कंटेन सिनोस्फेयर। मतलब जो हमारे पास जितनी भी मिलियन ऑफ टन में हमारे पास जो फ्लाई एश आता है इसमें जो 1 to 2% सिर्फ इसमें सिनोस्फेयर होता है, मतलब थोड़ा क्वांटिटी में ऐसे समझ लो कि ये थोड़ा कम है। काफी अगर हम ज्यादा प्राइस पे हम बड़ी माइनर क्वांटिटी वगैरह निकल जाती है इसमें। अच्छा जो एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व है इसमें, जैसे पहले भी हमने पढ़ा है, वेट सेपरेशन है, ड्राई एयर क्लासिफिकेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन जो ऑप्शनल था, अगर हमें बिल्कुल हाई क्वालिटी की चाहिए तो हम ये ऑप्शनल के तौर पर हम यूज कर सकते हैं प्योरिफिकेशन के लिए। तो ये हमारे पास सातवां पॉइंट है। जो आठवां है वो फ्लाई कास्ट का है। फ्लाइस जो है ऐसे समझ लो इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, इनएक्सपेंसिव है। और इसमें जो मोस्टली हमारे पास जो खर्चा है वो ट्रांसपोर्ट का है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह ज्यादा होती है। इनका जो मटेरियल या जो प्रोडक्शन कास्ट है वो इतना ज्यादा नहीं है। इसके मुकाबले में अगर हम सिनोस्फेयर की बात कर लेते हैं तो इसकी बड़ी वैल्यू है हाई कमर्शियल वैल्यू यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस कंपोजिट। जैसे अपने पहले स्लाइड में हमने बयान किया कि एरोस्पेस और ऑटो जो मोबाइल की इंडस्ट्री उसमें यूज होता है, रिफ्रैक्टरी कास्टेबल में हम यूज कर सकते हैं जो हमारे पास बड़ी हाई या वैल्यू स्ट्रक्चर है इसमें।
कमर्शियल वैल्यू इनकी बहुत है सिनोस्फेयर की फ्लाइश के मुकाबले में। अगर हम रफली इनको एस्टिमेट कर ले, जो इनका पर टन इनका कास्ट है वो 300 से लेकर $600 पर टन के हिसाब से सिनोस्फेयर की इसकी वैल्यू है। तो ये हमारे पास टोटल 8 पॉइंट हो गए। अगर समराइज में मैं कर लूँ, फ्लाई ऐश जो है एक बल्क सॉलिड रेजिडू फ्रॉम कोल कंबस्शन है। जो हम कोयला जलाते हैं, इनका एक बल्क क्वांटिटी में हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल आ जाता है, वो फ्लाई ऐश कहलाता है। और सेनोस्फेयर की अगर हम बात कर ले, तो ये हम उसी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल रेयर होता है, हालो होता है, लाइट वेट और स्फेरिकल माइक्रो पार्टिकल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्लाई ऐश यूज्ड इन एडवांस मटेरियल। तो हम बड़ी माइनर क्वांटिटी में होता है, लेकिन कमर्शियल वैल्यू इनकी ज़्यादा है। जाहिर बात है, इसमें तो हम सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हैं, उसी में हम यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ आज का सेशन हमारे पास कंक्लूड। नाज़रीन, आज के सेशन को मैं थोड़ा कंक्लूड कर लेता हूँ। जैसे कि हमने बड़ी डिटेल से, हमारे पास फ्लाई ऐश है और सीनो स्फेयर फ्लाई ऐश है। इसमें हमने जो फर्क किया है इसमें वो बयान किया, जिसमें हमने तकरीबन टोटल 8 पॉइंट जो है हमने डिस्कस किए। जिसमें सबसे पहला आरिजन था, फिर इनके पार्टिकल साइज हो गया, इस तरह जो है डेंसिटी हो गया है हमारा। इसके अलावा जो चौथा जो है केमिकल कंपोजिशन, सिक्स है इसमें इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज। सातवां जो है इनकी एक्सट्रैक्शन जो मेथड है, उसको भी डिस्कस किया। और जो आखिरी है इसमें, जो कास्ट फैक्टर है दोनों में, उसको बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कर चुके होंगे, और एंजॉय के साथ साथ आपके इल्म में भी इजाफा होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप खुद भी थोड़ा और भी एक्सप्लोर कर लें। इसके अलावा फ्लाइश के बारे में जितना भी हमने डिस्कस किया स्टार्ट से, लेक्चर 4.1 पार्ट ए से लेकर डी तक का, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो ज़रूर सवाल कर ले, कमेंट्स में कर ले। अगर कमेंट्स में नहीं है तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर किया है, उसी को आप ज्वाइन कर ले, उसी में भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह कि मैं टाइम पे आपको जवाब दूंगा। और आखिर में रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो आने वाले वीडियो है वो आपको टाइम पे मिले, क्योंकि टाइम है मनी। शुक्रिया।